बस इस लाइट की देखभाल करने के 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी मिलती है। यहाँ पर 1989 में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिस वजह से आज भी यहाँ कोई जॉब नहीं करना चाहता है। दुनिया भर में 18,600 से ज्यादा लाइट हाउस है। हर लाइट हाउस पर कम से कम 2 लोग रहते हैं जिन्हें लाइट हाउस कीपर बोला जाता है। इनका काम बस लाइट हाउस को गार्ड करना होता है। लाइट हाउस सही से काम कर रहा है या नहीं, बस यही चेक करना इनका काम होता है। बस इतने से काम के लिए ला जुमेंट लाइट हाउस 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी देता है। अजीब बात तो यह है कि इतनी ज्यादा सैलरी होने के बावजूद यहाँ पर कोई जॉब नहीं करना चाहता। इतनी मोटी सैलरी की पेशकश के बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं अप्लाई, क्योंकि 1989 में यहाँ के लाइट हाउस कीपर के साथ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसका डर लोगों के दिलों से अभी तक नहीं निकला है। इतनी ज्यादा सैलरी सुनकर अगर तुम भी लाइट हाउस कीपर की जॉब के बारे में सोच रहे हो तो तुम ये जान लो कि इतनी ज्यादा सैलरी सभी लाइट हाउस के कीपर को नहीं मिलती है। लाइट हाउस कीपर की सैलरी 3 चीजों पर डिपेंड होती है। एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो सैलरी बढ़ती जाएगी। दूसरा है देश, लाइट हाउस किस देश में है। जैसे अमेरिका के पास 1500 से ज्यादा लाइट हाउस हैं और इनके कीपर की एवरेज एनुअल सैलरी $46,000 है। इंडिया में 194 लाइट हाउस हैं, इनके कीपर की एनुअल सैलरी 3 लाख से 38 लाख तक होती है। तीसरा है लोकेशन, लाइट हाउस कहाँ पर स्थित है। यही एक वजह है जो ला जुमेंट लाइट हाउस की सैलरी इतनी ज्यादा है। वेस्टर्न फ्रांस से मात्र 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका एरिया मात्र 15 स्क्वायर किलोमीटर है। इस आइलैंड को उशांत आइलैंड या फिर ला जुमेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के चारों तरफ ये जो पानी के अंदर ये पत्थर दिख रहे हैं, ये चट्टानें खासकर जहाजों के लिए बहुत खतरनाक थी। जब कोई जहाज यहाँ से गुजरता था तो उसके बो और हल को फाड़ देते थे। जहाज के इस पार्ट को बो बोला जाता है और इसे हल बोलते हैं। खैर, जिस वजह से जहाज या तो पलट जाता था या फिर डूब जाता था। धीरे धीरे ये जगह जहाजों के लिए इतनी खतरनाक हो गई कि 1888 से 1904 मात्र 16 सालों में 30 से ज्यादा जहाज इस एरिया में कुछ डूब गए थे, कुछ पलट गए थे और इस एरिया में बहुत भयानक लहरें आती थी जिस वजह से कुछ जहाज खो गए थे। 28 में 1896 को एक अंग्रेजी स्टीमर SS ड्रमंड कैसल इन्हीं चट्टानों से टकराकर डूब गई थी, जिस वजह से 250 लोग मारे गए थे और 3 लोग सरवाइव कर गए थे जिन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया था जिस पर बैठकर सुबह उशांत आइलैंड पर पहुंच गए थे। सर्वाइवल में मिस्टर चार्ल्स मार्कंड जो कि एक VIP पैसेंजर थे और 2 क्रू मेंबर थे। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद मिस्टर चार्ल्स मार्कंड 4 लाख फ्रांस को देते हैं। इसे अगर इंडियन करेंसी में चेंज करे तो 3.7 करोड़ रुपए दिए थे उशांत आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाने के लिए, जिस वजह से 1904 में उशांत आइलैंड से मात्र 300 मीटर दूर एक लाइट हाउस बनना स्टार्ट हो गया था। इसे पत्थरों से बनाया जा रहा था। बहुत मेहनत के बाद 1911 में ये लाइट हाउस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इस लाइट हाउस की टोटल हाइट 46.3 मीटर है और 36 मीटर पर लाइट हाउस है जिसमें एक रेड लाइट लगी है। ये लाइट आम लाइटों से ज्यादा विजिबल होती है और ये चारों तरफ घूमती रहती है। 15 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करती है। इसे और ज्यादा विजिबल बनाने के लिए फ्रेनल लेंस लगाए गए हैं। इन लेंसों की खास बात यह है कि इन पर चाहे जिस एंगल पर लाइट डालो, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पैरेलल हो जाती है, जिस वजह से इसकी विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और इस लाइट हाउस की विजिबिलिटी रेंज 41 किलोमीटर है। ये लाइट हाउस जहाँ पर स्थित है वहाँ पर
आए दिन डरावनी लहरें और तूफान आते रहते हैं, पर 21 दिसंबर 1989 को बहुत ही भयानक लहरें आई थी, जिस वजह से आज तक यहाँ कोई जॉब नहीं करना चाहता है। इस दिन जो लहरें आई थी उनकी हाइट 20 से 30 मीटर थी, जिस वजह से उस समय के लाइट हाउस कीपर थियोडर मालगर्न अपने बचाव के लिए यहाँ आ जाते हैं। इधर फोटोग्राफर जीन गुइचार्ड, जो कि फ्रांस के लोरियंट शहर में था, जब वो ये भयानक नजारा देखता है तो उसे कैमरे में कैद करने के बारे में सोचता है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर हायर करता है और लहरों की फोटो लेने के लिए समुद्र में चला जाता है। उसका हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ला जुमेंट लाइट हाउस के पास आ जाता है और वहीं पर कुछ देर उड़ता रहता है, जिससे थियोडर जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आया है, जिस वजह से वो लांटेन रूम से उतरकर नीचे आ जाता है। तभी लाइट हाउस के दूसरी तरफ से एक भयानक लहर आ रही थी। थियोडर हेलीकॉप्टर को देखकर ये समझ जाता है कि ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है, और जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, पीछे से लहर आकर लाइट हाउस से टकरा जाती है। तभी जीन गुइचार्ड कुछ वर्ल्ड फेमस फोटो लेता है। खैर थियोडर समय रहते ही अंदर चला जाता है, फिर भी वो पानी से पूरी तरह भीग जाता है। ये लहर इतनी भयानक थी कि इसने लाइट हाउस के नीचे वाली खिड़की को तोड़ दिया था और दरवाजे को फाड़ दिया था, पर किसी तरह से थियोडर की जान बच गई थी। इस भयानक मंजर की वजह से थियोडर की रूह कांप गई थी, जिससे 1991 में थियोडर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और इनके बाद से आज तक यहाँ कोई कीपर नहीं है। असल में यहाँ कोई जॉब ही नहीं करना चाहता है। इधर इन फोटो की वजह से जीन गुइचार्ड को 1991 में वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाइट हाउस 1911 में बना था, तो जरा सोच कर देखो कि उस समय के लोग कैसे समुद्री यात्रा करते थे, जब ना तो कोई लाइट हाउस था और ना ही कोई एडवांस नेविगेशन सिस्टम था। हम एक अनजान छोटे से शहर में बिना मैप के सही रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उनका क्या ही होता होगा। उस समय ये लोग सूरज और चांद को देखकर सही रास्ता और डायरेक्शन का पता लगाते थे, पर जब आकाश में घने बादल छा जाते थे और समुद्र में लहरें आने लगती थी, जिस वजह से ये जहाज अपने रियल पाथ से डाइवर्ट हो जाते थे। ऐसे बहुत से जहाज समुद्र में खो गए थे और उसमें के लोग भूख और प्यास की वजह से मारे जाते थे। उनमें से कुछ जहाज वापस आ जाते थे और कुछ तो 1 साल के बाद वापस आए हैं। उस समय इस प्रॉब्लम से सभी कंट्री परेशान थी, पर उस समय की सबसे डेवलप कंट्री सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे सिकंदर ने नील नदी के तट पर बसाया था, ये उस समय की सबसे डेवलप सिटी थी, जिस वजह से ये सिटी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती थी। पर जो जहाज यहाँ से आते जाते थे उनको एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ये है यहाँ के जहाजों का आने जाने का रूट। इस पाथ में प्रॉब्लम ये थी कि अगर जहाज जरा सा भी अपने रियल पाथ से डाइवर्ट हो जाते थे तो वे इन चट्टानों से टकरा जाते थे और डूब जाते। बहुत से जहाज इन चट्टानों से टकरा चुके थे, जिस वजह से अलेक्जेंड्रिया के किंगडम को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। इसके सल्यूशन के लिए टालमी फर्स्ट, जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था, वो उस समय के विद्वानों को बुलाता है और इस प्रॉब्लम को उनके सामने रखता है। सभी विद्वान इस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर फाइनल डिसीजन ये लेते हैं कि जितने भी जहाज इन चट्टानों से टकराते हैं वो सभी अपने रियल पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं। पर अगर जहाज अपने रियल पाथ से डाइवर्ट ही ना हो तो वो टकराएंगे ही नहीं। सभी जहाजों को सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर एक मीनार बनवाने को टालमी फर्स्ट से कहते हैं। वो मीनार रात में भी विजिबल रहे, इसलिए उस मीनार के ऊपर लांटेन कक्ष बनवाने के बारे में कहते हैं, जिसमें रात में आग जलाई जाएगी, जिस वजह से रात में भी दूर के जहाजों को सही रास्ता पता चल जाएगा। इसके बाद
बाद टॉलमी फर्स्ट सोस्ट्रस ऑफ नाइडस को बुलाते हैं, जो कि उस समय के सबसे फेमस ग्रीक आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे। सोस्ट्रस ऑफ नाइडस इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद फाइनली द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया अराउंड 280 बीसी में बनना स्टार्ट हो गया था, पर ये इस बात से अनजान थे कि जो ये बना रहे हैं ये पूरे नेविगेशन सिस्टम को बदल देगा। इस लाइट हाउस को पत्थरों से बनाया जा रहा था, जिनमें से कुछ पत्थर 50 से 75 टन के थे। 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये लाइट हाउस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। उस समय अलेक्जेंड्रिया का किंगडम टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस था, जो कि टॉलमी फर्स्ट का ही बेटा था। इस लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर से ज्यादा थी। इसके ऊपर जो आग जलाई जाती थी उसकी विजिबिलिटी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा थी। ये उस समय का सबसे पहला और इतना अनोखा लाइट हाउस था कि ये 7 अजूबों में से एक माना जाता था। पर अफसोस की बात यह है कि ये लाइट हाउस आज हमारे बीच नहीं है। अलेक्जेंड्रिया की नई सरकार धीरे धीरे कमजोर हो गई, जिस वजह से समय के साथ इस लाइट हाउस की रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी। 1480 में एक भयानक अर्थक्वेक आया था, जिस वजह से ये लाइट हाउस गिर गया था।